अगेन वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम आज क्लास 12 की बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को स्टडी करने वाले हैं। राइट, हिंदी में समकालीन विश्व राजनीति जो आपकी किताब है उसके चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पॉइंट्स को नोट करते रहिए। राइट, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के अर्थ को समझना है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, साउथ एशिया से तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि भाई एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट को साउथ एशिया कहा जाएगा। एशिया एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से को दक्षिण एशिया कहा जाएगा। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रोनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी का मतलब वो टाइम पीरियड है जो 1945 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद शुरू होता है। बेसिकली कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये चैप्टर का नाम हमें हिंट कर रहा है कि आपको साउथ एशिया तो स्टडी करना है, लेकिन 1945 के बाद के साउथ एशिया को स्टडी करना है। अब साउथ एशिया क्या होता है इसको समझते हैं। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो साउथ एशिया में हमारे 7 देश आते हैं। इन 7 देशों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो अल्फाबेट बेस्ड है, MBBS पिन। राइट, मेडिकल की पढ़ाई को MBBS कहा जाता है और उसके बाद 3 अल्फाबेट PIN पिन। राइट, तो MBBS पिन, MBBS पिन, MBBS पिन आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राइट, अब इन अल्फाबेट से याद करते हैं साउथ एशिया के देशों को। देखो, M का मतलब क्या है? M का मतलब तो बेसिकली मॉलडीव्स है। B का मतलब क्या है? बांग्लादेश। B का मतलब क्या है? भूटान। S का मतलब क्या है? श्रीलंका। P का मतलब क्या है? पाकिस्तान। I का मतलब क्या है? इंडिया। N का मतलब क्या है? नेपाल। तो इन 7 देशों के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? साउथ एशिया। राइट, अब क्योंकि आपके एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपको मैप की लोकेशंस ध्यान में होनी चाहिए। हमने एक मैप बनाने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है। राइट, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैप पे रिवाइज करेंगे। ट्रिक क्या है? MBBS पिन। M का मतलब क्या है? M का मतलब है मॉलडीव्स। तो यहां पे है प्यारे बच्चों मॉलडीव्स, और मॉलडीव्स की कैपिटल क्या है? माले। B का मतलब क्या है? बांग्लादेश। तो इधर हमारी एक नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ठीक। B का मतलब क्या है? भूटान। इधर है भूटान नेपाल के बगल में, और भूटान की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? थिम्पू। इसके बाद S का मतलब क्या है? श्रीलंका। इंडिया के साउथ में श्रीलंका नाम का एक देश है जिसकी कैपिटल जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। कोलंबो पहले कैपिटल थी, अब इसकी जो कैपिटल है चेंज हो चुकी है, नई कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ओके। P का मतलब पाकिस्तान। यहां पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। I का मतलब इंडिया, हमारा देश भारत, जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है। और उसके बाद बचा N यानी कि नेपाल, और यहां पे है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। राइट, मैं कैपिटल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जाम के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए CUET के एग्जाम देने होंगे, और CUET के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। हम बोर्ड और CUET दोनों के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद PYQs एंड MCQs। राइट, आइए आगे समझते हैं। देखिए, इन 7 देशों ने मिल करके अपना एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को नाम दिया है शार्क। बहुत इजी है इसको समझना, इसकी फुल फॉर्म समझेंगे तो शार्क के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग के लिए शार्क के बारे में बात करते हैं। तो साउथ एशिया जिसमें 7 देश आते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप का नाम क्या है? शार्क। शार्क को हिंदी में दक्षेश कहा जाता है। शार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। राइट, साउथ एशिया के देशों ने एक एसोसिएशन बनाया है ताकि रीजनल लेवल पे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहां से आपको समझ में आ गया शार्क का एम क्या है? रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग। अब इस शार्क में अभी के टाइम पे 8 देश हैं। देखिए, जब शार्क बना था तो शार्क में 7 ही देश थे, क्योंकि साउथ एशिया में 7 देश आते हैं और इन 7 देशों ने मिलकर ही शार्क को बनाया था। तो शार्क में भी यानी कि दक्षेश में भी 7 ही देश थे, लेकिन अफगानिस्तान जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है,
वो फिर भी शार्क को ज्वाइन करता है 2007 में, और शार्क में अफगानिस्तान के ऐड हो जाने के बाद शार्क में अभी टोटल 8 देश हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि शार्क को कब ज्वाइन करा था अफगानिस्तान ने, तो 2007 में अफगानिस्तान शार्क को ज्वाइन करता है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर एक्सक्यूज मी, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली इन कंट्रीज को ही स्टडी करना है कि इन कंट्रीज में क्या क्या इवेंट हुए जिन्होंने इनकी पॉलिटिक्स, इनकी इकोनॉमी एंड इनकी सोसाइटी को इंपैक्ट करा। और इन पूरे चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते हमें इंडिया के इन देशों के साथ कैसे कैसे रिलेशन है, हमें उसको भी स्टडी करना है, और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा। तो आइए अब इन चैप्टर्स में एक एक कंट्री को उठाते जाएंगे और उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, सारी चीजों को समझते हुए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि हम साउथ एशिया, जिसमें 7 देश आते हैं, इन 7 देशों में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, राइट। तो साउथ एशियन कंट्रीज को याद करने की ट्रिक MBBS पिन, ये आपको याद हो गई होगी। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट। अगर हम साउथ एशियन कंट्री में सबसे पहले मालदीव से शुरू करें, तो मालदीव्स में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिपब्लिक एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट। रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड, राइट। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देश में जो सबसे टॉप की पोस्ट होगी वो होगी प्रेसिडेंट की पोस्ट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, आप बोलेंगे अमेरिका में प्रधानमंत्री तो होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि अमेरिका भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही फॉलो करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सारी पावर किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में, और वही देश का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड एंड रियल हेड दोनों, राइट। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में सिविलियन एंड मिलिट्री रूल दोनों देखने को मिलता है। सेम अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी सिविलियन एंड मिलिट्री रूल दोनों देखने को मिलता है। देखिए सिविलियन का मतलब डेमोक्रेसी, राइट। आप यहाँ पे सिविलियन की जगह डेमोक्रेसी भी लिख सकते हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के अंदर हमें डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल दोनों देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, देखिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल थोड़ा ज्यादा है, राइट, और सिविलियन रूल थोड़ा कम है। लेकिन इसके अपोजिट बांग्लादेश में सिविलियन रूल ज्यादा है और मिलिट्री रूल कंपैरेटिवली कम है। हालांकि आज सिचुएशन बदल रही है बांग्लादेश में प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखेंगे, दोनों में डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री रूल है, यानी कि सिविलियन प्लस मिलिट्री रूल है। लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री रूल थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली, और बांग्लादेश में मिलिट्री रूल थोड़ा सा कम है, राइट। अब अगर हम भूटान को देखें तो भूटान बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मानता है। वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का मतलब राजतंत्र, यानी कि राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अपनी मनमानियां नहीं करेगा, राइट। तो डेमोक्रेसी के साथ मोनार्की भी होगी, इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें राजा अपनी मनमर्जियां नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है, राइट। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, जो आप सबको पता है क्या होती है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है, जिसने इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज, हमने अपने देश में यूनिटी और डेमोक्रेसी को साथ साथ मेंटेन करके रखा। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं। अब इसके ऊपर सीबीएसई में एक पीवाईक्यू बन चुका है, और वो ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन साउथ एशियन कंट्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म। हिंदी में, दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक संरचना एक जैसी नहीं है। और इसको स्टेटमेंट में देके क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो उसमें आपको यही बताना है कि साउथ एशियन कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें मालदीव्स इसको मानता है, बांग्लादेश में ये चलता है, भूटान में ये, श्रीलंका में ये, पाकिस्तान में ये, इंडिया में ये, और नेपाल में ये। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने साउथ एशियन कंट्रीज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझा, इन 7 देशों में कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जाना। आइए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो साउथ एशियन कंट्रीज को पढ़ने के प्रोसेस में हम अभी अपने टॉपिक को पाकिस्तान से शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको स्टडी करते हुए एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे, राइट।
अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लेट्स बिगिन द टॉपिक। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक छोटी सी बात बताता हूं। चौधरी रहमत अली नाम के एक स्कॉलर थे जिन्होंने वर्ड दिया था पाकिस्तान, राइट। इंडिया से जिन एरियाज को ले करके ये मुल्क बना, बेसिकली पाकिस्तान उन्हीं एरियाज की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे इसमें पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब अफगानिस्तान का थोड़ा सा रीजन, के का मतलब कश्मीर, आई का मतलब इंडस यानी कि सिंध का जो इलाका है पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान का स्थान। तो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान पवित्र भूमि बेसिकली नहीं है। पाकिस्तान ये जो वर्ड है ये शॉर्ट फॉर्म है उन एरियाज की जिनको लेकर के ये मुल्क बना, ये देश बना, राइट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद अपने पार्टीशन के साथ भी हुआ। उसी समय ये मुल्क अस्तित्व में आया, और पाकिस्तान ये कहता है कि 14 अगस्त 1947 को हम बने। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को मनाता है, राइट। अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें जो हम समझ ही चुके हैं, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल दोनों है। मैंने आपको यह बताया था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक है यानी कि लोकतंत्र कमजोर है, और मिलिट्री रूल ताकतवर है यानी कि जो सैन्य शासन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है वो हमें कमजोर दिखता है, वीक दिखता है। कॉज ऑफ वीक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर होने के क्या कारण हैं? वन बाय वन उन रीजंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला रीजन पाकिस्तान में लोकतंत्र के कमजोर होने का, डेमोक्रेसी के वीक होने का, यह है कि पाकिस्तान में सोशल डोमिनेंस दिखता है, राइट। सोशल डोमिनेंस किसका है? मिलिट्री का, क्लर्जी का, लैंड ओनिंग क्लास का। ये वहां की सबसे रिच क्लास है, इनके पास पैसा है। पैसा आने के साथ पावर भी आती है, और पैसा और पावर दोनों के पावर के दम पे ये क्या करते हैं? पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं, राइट। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई तो इनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये पाकिस्तान में किसको अपोज करेंगे? डेमोक्रेसी को अपोज करेंगे। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के वीक होने का पहला रीजन ये है कि पाकिस्तान में सोशल डोमिनेंस है, मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग क्लास का, और ये अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी आएगी तो इनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा रीजन, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, राइट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन में कमी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पहले अमेरिका और आज के टाइम पे चाइना पाकिस्तान को अपने पपेट स्टेट यानी कि कठपुतली राज्य की तरह यूज करता है। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई तो बहुत सारे देश, जिसमें चाइना टॉप पर है, वो पाकिस्तान को एक पपेट यानी कि कठपुतली की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। तो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन में कमी, ये पॉइंट ये बताता है मैनी स्टेट्स like China want to use Pakistan as puppet, that's why they oppose democratic government in Pakistan। अगर आ भी जाती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, राइट। तीसरा रीजन, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, भारत से पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध। देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष का है, एक बहुत बड़ा पार्ट स्ट्रगल का है, राइट। इंडिया पाकिस्तान में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, उनको हम हिस्ट्री के चैप्टर्स में डील करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर इन दोनों देशों के बीच एनमिटी है यानी कि तनाव है, टेंशन है, संघर्ष है, तो आगे चल के वॉर भी हो सकता है। वॉर कौन लड़ेगी? सेना, राइट। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ राइवलफुल रिलेशन होने की वजह से वहां पे प्रो मिलिट्री ग्रुप यानी कि मिलिट्री का सपोर्ट करने वाले ग्रुप का डोमिनेंस बढ़ जाता है, जो डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं और मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। तो तीसरा रीजन, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन होने की वजह से पाकिस्तान में वो ग्रुप जो सेना का समर्थन करता है, मिलिट्री को सपोर्ट करता है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो ये तीसरा रीजन हो गया। और चौथा रीजन, आतंकवाद, राइट। अगर पाकिस्तान में फुल डेमोक्रेसी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जनता के द्वारा आई गई सरकार है, वो जनता के लिए काम करेगी, और किसी भी तरीके से टेररिज्म जनता के फेवर में तो है नहीं, राइट। तो टेररिज्म को अपोज करेंगे, इसलिए वहां के टेररिस्ट भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए। इवन आपको याद होगा कि हमारे 26/11 के अटैक में हाफिज सईद उसका मास्टरमाइंड था, राइट। तो हाफिज सईद की पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है और वो इलेक्शन भी लड़ता है, राइट। तो वहां पे टेररिज्म है,
और टेररिज्म की वजह से वहां पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया जाता, टेररिस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, राइट। ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में फैला इस्लामिक आतंकवाद, विश्वव्यापी इस्लामिक आतंकवाद। देखिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर पाकिस्तान पे पूरी तरीके से टेररिस्ट का कंट्रोल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के मिलिट्री वेपन्स भी टेररिस्ट के हाथ में आ जाएंगे और फिर पूरी दुनिया में दिवाली देखी जाएगी, राइट। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग रहे, राइट। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया कि वहां पे टेररिस्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी हैं और टेररिस्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, इलेक्शन लड़े, जीत गए, उनके पास आ गए एटॉमिक हथियार, राइट। अब वो उससे क्या करेंगे आप ही सोच सकते हैं कि आतंकवादियों के हाथ में अगर हथियार आएंगे तो बचा के तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है यूज करेंगे अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए। तो पाकिस्तान में अगर मिलिट्री स्ट्रांग रहती है, वहां पे मिलिट्री का डोमिनेंस ज्यादा रहता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वहां के टेररिस्ट के हाथ में खतरनाक हथियार जैसे न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, राइट। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर है। इन्हीं रीजंस को आपको एग्जाम में हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप प्रॉपर हेडिंग भी लिख देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इंसुलेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज समझनी है आपको। देखिए अभी यहाँ तक हमने देखा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे डेमोक्रेसी वीक है और वहां का जो मिलिट्री रूल है वो स्ट्रांग है। हमने ये भी समझ लिया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों वीक है और मिलिट्री रूल क्यों स्ट्रांग है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक है तो वहां के लोग डेमोक्रेसी को पसंद ही नहीं करते, राइट। वहां के लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और उनके अंदर प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट भी देखी जा सकती है, जिसको लेके एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है यानी कि लोकतंत्र समर्थक भावना है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है। तो उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है वहां की फ्री प्रेस, राइट। देखो प्रेस पे पाकिस्तान जैसे देशों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन प्रेस का एक पार्ट वहां पे फ्रीली काम करता है, स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है, जिससे वो पाकिस्तान की जो रियल कंडीशन है वो जनता के सामने रखता है और दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करके ये बताता है कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पे कितनी बेटर कंडीशन है और अगर पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी होती तो कितनी बेटर कंडीशंस हो सकती थी। तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, राइट। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ज्यादा स्ट्रांग है और डेमोक्रेसी वीक है, इस वजह से वहां पे हमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है, यानी कि पाकिस्तान में मानव अधिकारों का हनन देखने को मिलता है। इस वजह से पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है यानी कि वहां पे जो मानवाधिकार आंदोलन है, कुछ ग्रुप्स वहां पे मानवाधिकार आंदोलन, कुछ एनजीओ वहां पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को बेटर तरीके से चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपके देश में डेमोक्रेसी होती तो आपके देश में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती। इस तरीके से वहां के लोगों में डेमोक्रेसी को लेके एक अच्छे सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा ग्रुप डेमोक्रेसी को पसंद करने लगा है और आगे चल के हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसे कदम उठाए जाए पॉपुलर प्रेशर में, जनता के दबाव में, जहां से वहां पे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और ज्यादा मजबूत हो, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं और ज्यादा मजबूत हो। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप पाकिस्तान की यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई को भी कोट कर सकते हैं। उनके काफी सारे स्टेटमेंट और आर्टिकल वायरल हैं जिसमें वो खुद चाहती हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आए और इसके लिए वो पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहती हैं और ऐसे बहुत सारे सजेशन देती हैं, राइट। नॉर्मल पॉइंट तो सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन अगर आप कुछ एडिशन 1-2 ऐसे पॉइंट स्पेशल लिख दें तो आपको एक मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में लीड मिल सकती है, आधा 1 नंबर ज्यादा मिलेगा और ये आधे 1 नंबर बढ़ते बढ़ते आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। जो अगला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, भारत पाकिस्तान संबंध। देखिए किसी भी देश के रिलेशन को, किन्हीं कंट्रीज के बीच रिलेशन को आप 2 कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं। एक उन देशों के बीच पॉजिटिव रिलेशन जिसमें हम उन देशों के बीच कोऑपरेशंस को देखते हैं, सहयोग को देखते हैं, और नेगेटिव रिलेशन जिसमें हम उन देशों के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को देखते हैं, राइट। तो डील करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से इश्यूज हैं। दोनों देश आमतौर पे बहुत सारे इश्यूज को एक दूसरे के बीच रखते हैं जिससे इन दोनों के रिलेशन काफी खराब भी होते जा रहे हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज की बात करें यानी कि सामरिक मुद्दों की बात करें जिनमें दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा कटुता, बहुत ज्यादा एनमिटी दिखती है, उसमें सबसे पहला तो है कश्मीर इशू, राइट।
कश्मीर इशू के बाद है सर्कुलर लाइन डिस्प्यूट, सर्कुलर रेखा विवाद। इसके बाद जो डिस्प्यूट है वो है सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट। एंड जो अगला डिस्प्यूट है वो है आर्म रेस का, राइट। इंडिया पाकिस्तान दोनों अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए हथियारों के मामले में इक्वल रहना चाहते हैं। जैसे इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा पोखरण में, तो उसी के विद इन 10 डेज पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ी यानी कि जो चगाई हिल्स रीजन है पाकिस्तान में, वहां पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा। ये आर्म रेस का एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसमें पाकिस्तान उन वेपन्स को पजेस करना चाहता है जो इंडिया के पास है, ताकि वो इंडिया से वेपन्स के मामले में पीछे ना रहे, राइट। फिर इन दोनों देशों के बीच ना बनने का एक दूसरा रीजन है टेररिज्म, और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, राइट, आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद सबसे ज्यादा हमें पाकिस्तान प्रमोटेड आतंकवाद सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलता है? कश्मीर। और कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का एलिगेशन है जो काफी हद तक सही भी है कि कश्मीर में होने वाली जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटी है, यानी कि जितने भी वहां पे टेररिस्ट हैं, उनको आर्म्स देने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम और उनको पैसे देने का काम ये पाकिस्तान करता है। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, पाकिस्तान में जो जैसे इंडिया में रॉ है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी तरीके से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम आईएसआई है। तो आईएसआई प्रमोट करती है एंटी इंडिया एक्टिविटी, यानी कि भारत विरोधी गतिविधियों का वो प्रसार करती है नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में। एक टाइम पे वो पाकिस्तान में भी कर रही थी जब खालिस्तान मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था पाकिस्तान पंजाब में, तब, राइट। चौथा डिस्प्यूट है वो इंडस वाटर डिस्प्यूट है। इंडस एक रिवर है जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान एलिगेशन लगाता है कि इंडिया इस रिवर का और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज का मोस्ट ऑफ पानी यूज कर लेता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रिक्वायर्ड वाटर नहीं पहुंच पाता, बहुत कम मात्रा में पाकिस्तान में पानी जाता है, राइट। तो इसी को लेके दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट हुआ। खैर, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पार्टिसिपेट करा, और 1960 में सिंधु नदी जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देशों के बीच हमें देखने को मिलती है। अब ये जितने भी डिस्प्यूट हैं, मैं एक एक करके आपको सारे डिस्प्यूट समझाने जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। इन डिस्प्यूट का कॉन्टेक्स्ट बहुत डेप्थ की डिमांड करता है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले। तो अगर आपको डेप्थ में समझना है तो आप बने रहिए, वरना आप इसको आगे स्किप करके भी देख सकते हैं। तो समझते हैं हमारे कश्मीरी डिस्प्यूट को, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, उन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है उन एरियाज की जिनको इंडिया से ले करके ये मुल्क बना। पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगान रीजन थोड़ा सा, के का मतलब कश्मीर, आई का मतलब इंडस जो पाकिस्तान में सिंध का इलाका है, और बलूचिस्तान का स्थान। यहाँ पे हमें फोकस करना है कश्मीर, राइट। तो जो पाकिस्तान की सोच थी कि पाकिस्तान ऐसा बनेगा, उसमें कश्मीर एक मेजर पार्ट था, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी। तो 1940 में मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू किया। नाम पहले आ चुका था, लेकिन 1940 से हमें एक्टिव डिमांड देखने को मिलती है। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे, वो इस डिमांड को बड़े लेवल पे उठाते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने बोला कि देखो, हमने भारत नाम के किसी देश को तो जीता नहीं, हमने जीता यहाँ की रियासतों को, तो हम जा रहे हैं। और रियासतें भी हमारे जाने के बाद आजाद है। 565 उस समय देश में रियासतें थी। तो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत, यानी कि ब्रिटिश राज खत्म हो गया है, तो उसके तहत जो 565 देशी रियासतें थी भारत में, इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास 3 ऑप्शन थे। पहला, या तो वो इंडिया का पार्ट बन के रहे, दूसरा वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, और तीसरा कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस भी बना के रख सकते हैं। तो कश्मीर के पास भी 3 ऑप्शन थे, या तो ये इंडिया में रहे, या तो ये पाकिस्तान में रहे, या तो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बना के रह सकता है। अब कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कश्मीर में एक हिंदू राजा रूल करते थे, उनका नाम था हरि सिंह। अब हरि सिंह की दुविधा यह है कि ये इंडिया में आएंगे तो नेहरू जी का जो लोकतंत्र है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी की सोच है, वो राजा के रूल यानी कि राजतंत्र को चलने नहीं देगी। और अगर ये पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान में हिंदू राजा कैसे चलेगा? जो देश ही इस्लाम के नाम पर बना है, वहां पे हिंदू राजा बहुत मुश्किल है कि एग्जिस्ट करे, सरवाइव करे, राइट। तो ये फेवर में थे कि मैं कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बना के रखूंगा। इसी बीच पाकिस्तान ने इंपेशेंस दिखाई, राइट।
इम्पेशेंट पाकिस्तान ने 47 के आजादी के बाद ही यहाँ पे ट्राइबल्स के रूप में, यानी कि जो कबायली लोग होते हैं उनके रूप में अटैक करवाया। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल अटैक हुए तो कश्मीर के राजा हरि सिंह, इनके अंदर क्षमता थी नहीं कि कश्मीर को बचा ले, तो इन्होंने मांगी इंडिया से हेल्प। देखिए, अगर उस समय किसी भी रियासत को इंडिया का पार्ट बनना होता था तो उसे डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता था, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर किसी राजा ने, किसी रियासत के राजा ने, किसी प्रिंसली स्टेट के किंग ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के डॉक्यूमेंट पर साइन किए, इसका मतलब है कि अब वो इंडिया का पार्ट है। एक्सक्यूज मी। तो कश्मीर के राजा ने मांगी भारत से हेल्प, और भारत ने इनको ऑफर दिया कि देखिए कश्मीर टेक्निकली हमारा पार्ट अभी नहीं है क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किया। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें तो कश्मीर टेक्निकली इंडिया का पार्ट हो जाएगा और अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए हर कोई लड़ता है, तो हम पाकिस्तान से उस कंडीशन में कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करे। उसी बीच पाकिस्तान ने लगभग कश्मीर के, हमने अपनी सेना भेज दी, उसी बीच पाकिस्तान ने लगभग कश्मीर के इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया, राइट। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा कई किताबों में एक व्याख्या मिलती है, एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि चीन और अमेरिका के दबाव में नेहरू जी इस मुद्दे को यूएन में ले गए, नेहरू जी इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले गए। अब नेहरू जी को लग रहा था कि भाई टेक्निकली राजा ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया है, ब्रिटिश कानूनों के तहत भी इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना क्लेम कर सकता है, लेकिन उस समय यूएनओ में डोमिनेंस चलता था अमेरिका का, जो भारत के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि भारत में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसको लेके बहुत नाखुश था। तो कुल मिला के जो यूएन था उससे 3-4 बातें निकली। सबसे पहली बात कि भाई सीज फायर, सीज फायर का मतलब है युद्ध रोको। दूसरा स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब है कि जो यथास्थिति है वही रहेगी। तीसरा जो पाकिस्तान है वो रिट्रीट करे, यानी कि जो पाकिस्तान है वो यहां से अपनी सेना हटाए, रिट्रीट करे, पाकिस्तान अपनी सेना हटाए। और चौथा कि कश्मीर में क्या होगा, रेफरेंडम होगा, राइट, यानी कश्मीर में क्या होगा, जनमत संग्रह होगा। ये दोनों स्थितियां तो बन गई, ठीक है, लेकिन ना पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाई और ना वहां पे रेफरेंडम ठीक से करवा पाए हम। तो अभी भी पाकिस्तान के हाथ कश्मीर का इतना हिस्सा है, ठीक है, और इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, इतने हिस्से को हम कहते हैं पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और कश्मीर में जो पीओके वाला रीजन है, ये जो हमारा बॉर्डर हुआ, कश्मीर में पीओके वाला जो रीजन है और पीओके वाले रीजन से जो बॉर्डर लगता है, ये वाला जो मैं रेड से शो कर रहा हूं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस डिस्प्यूट्स के ऊपर, तो आप कश्मीर इशू को लिख सकते हैं एक लाइन में कि कश्मीर इज डिस्प्यूटेड पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इसको लेके वॉर भी हुई है। अगर उसके नीचे आप ये मैप बना देंगे तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि आपने LOC दिखा दी, आपने POK भी दिखा दिया, जिसको लेके डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान में। आइए अब समझते हैं हमारे सर क्रीक डिस्प्यूट को। तो क्रीक, सबसे पहले आपको एक क्रीक वर्ड समझना पड़ेगा। क्रीक बेसिकली एक नैरो शेप्ड वाटर बॉडी होती है, जो रिवर तो नहीं होती, रिवर की तरह ही होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें रिवर के कंपैरिजन में लेंथ और डेप्थ काफी कम होती है। तो काफी सारे क्रीक रीजन है, जैसे कोरी क्रीक रीजन है, पीरविनई क्रीक रीजन है। इसकी के साथ साथ हमें एक और क्रीक रीजन देखने को मिलता है, सर क्रीक, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। अब ये डिस्प्यूट है क्या, देखिए, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो अगर आप गुजरात साइड आएंगे, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, इस बॉर्डर को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो ये है। रेड क्लिफ नाम के आदमी ने इस लाइन को ड्रॉ किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये बनी थी, तो इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे हमारा पड़ता है कच्छ रीजन, इंडिया में गुजरात का रन ऑफ कच्छ रीजन पड़ता है, और यहाँ पे पाकिस्तान का एक प्रोविंस है जिसका नाम है सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो है यहाँ पे। अब डिस्प्यूट ये है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम बड़ा करके अगर देखें तो लेट्स सी, यहाँ पे सपोज करिए कि ये है पाकिस्तान की बाउंड्री। डिस्प्यूट क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूं, और यहाँ पे है इंडिया की बाउंड्री, और इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है, राइट। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है। अब एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल, इसको थालबेक प्रिंसिपल कहते हैं, वो ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच एक नेविगेबल यानी कि नौकागम्य जलीय संरचना है, वाटर बॉडी है, तो उसका डिवीजन हाफ हाफ होगा, यानी कि इसके इस रीजन में, हाफ रीजन में तो इंडिया का डोमिनेंस होगा और इस रीजन का कंट्रोल किसके पास होगा, पाकिस्तान के पास होगा। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है, एक बॉर्डर एरिया तो होना चाहिए कि डिसाइड कर पाए कि आप
इंडिया के वाटर्स में या पाकिस्तान के वाटर में, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे अकॉर्डिंग जो बाउंड्री है वो ये ना हो करके ये होगी जो इंडिया के वाटर की बहुत पास है, ठीक है। तो इसी पे दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाती और इसी डिस्प्यूट को, ये जो सर्क्रिक रीजन में है, इसी को हम सर्क्रिक डिस्प्यूट कहते हैं। बेसिकली अगर आप एक दो वर्ड में बोले कि मैरीटाइम बॉर्डर को डिसाइड ना कर पाना और मैरीटाइम बॉर्डर के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस जो इंडिया पाकिस्तान दोनों के हैं, इसी की वजह से जो डिस्प्यूट जनरेट हुआ सर्क्रिक रीजन में, उसी को सर्क्रिक लाइन डिस्प्यूट कहा जाता है। आइए अब देखते हैं हमारे सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट को, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर विवाद क्या है, समझते हैं उसको। थोड़ा सा समझने के लिए हमें कश्मीर की एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। एग्जाम में मैप वगैरह का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब बनाएंगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जाम पे कि बच्चा चीजों को अच्छे से जानता है, ठीक। तो ये हमारा कश्मीर है। कश्मीर के हालात अगर आप जानते हो तो कश्मीर के इतने से हिस्से पे, जम्मू एंड पूरा कश्मीर है हमारा ये, कश्मीर के इतने हिस्से पर अभी के टाइम पे पाकिस्तान का कंट्रोल है और इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, इतने हिस्से को हम कहते हैं POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अगर हम कश्मीर के इतने हिस्से की बात करें तो कश्मीर के इतने हिस्से पर अभी चाइना का कब्जा है और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं अक्साई चाइना। अक्साई चाइना यानी कि हिंदी में अक्साई चीन कहा जाता है। अब ये जो बॉर्डर है, LOC और इंडिया का जो बॉर्डर है, इसको हम कहते हैं LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और इंडिया और इस रीजन में अक्साई चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, इसको हम कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो कश्मीर वैसे तो हमारा ही पूरा रीजन है, लेकिन कंट्रोल कर रखा है चाइना ने और इधर पाकिस्तान ने, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहां पे इस पॉइंट पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड के कॉन्टेक्स्ट में एक पीक है जिसका नाम ग्लेशियर रीजन में है, जिसको हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अगर इंडिया का सियाचिन पे कब्जा होता है तो इधर हम सपोज करिए इंडिया का यहाँ कब्जा है तो इधर से हम पाकिस्तान और इधर से चाइना दोनों को डील कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैटर्स में अगर आप हाइट पे हैं तो आपके सोल्जर्स को एक एडवांटेज मिलता है, राइट। तो इंडिया यहाँ पे कब्जा करना चाहता है अपने सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से और सौभाग्यवश फॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे ठीक ठाक कंट्रोल है। इसी वजह से पाकिस्तान को पसंद नहीं आता तो पाकिस्तान भी यहाँ पे कब्जा करना चाहता है, वो चिल्लाता रहता है कि भाई कश्मीर मेरा है, तो टेक्निकली ये रीजन हमारा होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन करे थे तो कश्मीर हमारा है। तो दोनों देशों के बीच कश्मीर डिस्प्यूट है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस रीजन पे कब्जा करना चाहते हैं। टेक्निकली अभी हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर का अच्छा खासा कंट्रोल है, इसी से लेके जो डिस्प्यूट बना उसी को हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट। दोनों देश यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक बढ़त है क्योंकि इंडिया को यहाँ पे काफी कंट्रोल का रीजन मिल रखा है, हमने कंट्रोल कर रखा है। बाकी डिस्प्यूट्स को समझना इजी है, जैसे आर्म्स रेस। आर्म्स रेस का मतलब इंडिया जिन हथियारों को प्राप्त कर चुका होता है, इंडिया के पास जो वेपन्स होते हैं, पाकिस्तान उन्हीं हथियारों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उन्हीं वेपन्स को अपने पास लाने की कोशिश करता है ताकि इंडिया जितनी पावर वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में वो भी अचीव कर सके। तो आर्म रेस दोनों देशों के बीच एक डिस्प्यूट का इशू है। आतंकवाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें हम एलिगेशन लगाते हैं विद प्रूफ कि कश्मीर में मिलिटेंसी को प्रमोट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रोल है और ये न केवल टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, बल्कि टेररिस्ट को आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमने ये समझ रखा है कि पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पाकिस्तान का जो खुफिया संगठन है जिसको हम ISI कहते हैं, जो इंडिया में रॉ है उसी के इक्वल पाकिस्तान में क्या है, ISI, लेकिन हमारी रॉ ज्यादा बेटर है। तो ISI का कई बार हमें रोल देखने को मिला है एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करने में। एंटी इंडिया एक्टिविटी का मतलब होता है भारत विरोधी गतिविधियां। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में या फिर जहां जहां ISI को मौका मिलता है वो एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब होते हैं। और हमारा जो लास्ट डिस्प्यूट था इंडस वाटर डिस्प्यूट। इंडस वाटर डिस्प्यूट क्या है, देखिए इंडस एक रिवर है जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और देन अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। तो पाकिस्तान एलिगेशन लगाता है कि पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही इंडस रिवर का एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा इंडिया यूज कर लेता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की कमी होती है। न केवल इस पानी को बल्कि जो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु नदी की जो सहायक संधि हैं, उनके भी वाटर्स को इंडिया यूज करता है। तो इस वजह से दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट हुआ, लेकिन 1960 में वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक इंडस वाटर ट्रीटी करवाई जाती है जिसमें पूरी कोशिश करेगी कि इन दोनों देशों के बीच जो डिस्प्यूट है ये सॉल्व हो। तो हमने इन सारी चीजों को समझा, इन सारे डिस्प्यूट्स को समझा। एग्जाम में आपको इन्हीं सारी बातों को लिखना है जो मैंने एक्सप्लेन करा, लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उन चीजों को समझना जरूरी था ताकि इन डिस्प्यूट्स को आगे एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत ना आए। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जितने भी डिस्प्यूट्स हमने पढ़े, उन डिस्प्यूट्स में से कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स थे जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन आती है, राइट। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया और पाकिस्तान में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में प्रेजेंट तक 4 वॉर लड़ी जा चुकी हैं, जिसमें से 4 वॉर इंडिया जीता है, भारत सारे युद्धों को जीता है। लेकिन वो वॉर कब हुई, उनके बाद क्या एग्रीमेंट हुआ और उस वॉर में क्या कारण रहे जो आपके एग्जाम में बनते हैं एज अ क्वेश्चन, उसको स्टडी करते हैं, राइट। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो पहला वॉर यानी कि पहला युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1947-48 में, आजादी के बाद। जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने इम्पेशेंस बिहेवियर दिखाते हुए कश्मीर रीजन में कबायली यानी कि ट्राइबल्स फॉर्म में अटैक करवाना शुरू किया, उस वजह से दोनों देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन हुई। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच पहला वॉर कश्मीर मुद्दे पे लड़ा गया 1947 से 1948 तक। 47 में शुरू हुआ तो 48 तक वो खिंचा था वॉर, ठीक है। और इस वॉर में इंडिया जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ वो सेकंड वॉर 1965 में हुआ। पाकिस्तान को लगा कि 1962 में चाइना से हार के बाद इंडिया में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आ गई है और नेहरू जी की मौत 1964 में हुई, जिसके बाद भारत काफी कमजोर हो चुका है। तो इस सोच के साथ पाकिस्तान ने अटैक करा 1965 में, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ। इस अटैक की 2 घटनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला, अप्रैल मंथ में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ, जो हमारे गुजरात का रन ऑफ कच्छ रीजन है, गुजरात के कच्छ के रन के क्षेत्र में पाकिस्तान ने अटैक करा। और उसके बाद उसने बड़े लेवल पे अगस्त एंड सितंबर में जम्मू कश्मीर में अटैक किया। इसके बदले में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एयरफोर्स से अटैक की अनुमति दी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने पाकिस्तान को हराया। हर युद्ध के बाद दोनों देशों में फिर से युद्ध की नौबत ना आए, इस वजह से एग्रीमेंट्स करवाए जाते हैं, संधियां करवाई जाती हैं, ट्रीटीज करवाई जाती हैं, राइट। तो 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी हुई जिसको हम कहते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, यानी कि ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान एक देश है और उस देश की कैपिटल ताशकंद है। ये एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच ताशकंद नाम की जगह पे हुआ, इसलिए इसको ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। ये ताशकंद समझौता 1965 के वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से इसमें कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया से कौन से लीडर ने। तो उस समय पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ थे, जिनका नाम था जनरल अयूब खान, उन्होंने इस एग्रीमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। और इंडिया से जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने इस पे साइन करे। और कहा जाता है कि इसी में दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट अटैक से हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई। अमेजिंग फैक्ट ये है कि लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी 2 अक्टूबर को ही आता है और काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होती। जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा वॉर हुआ, वो तीसरा वॉर 1971 में हुआ, जिसका कारण था बांग्लादेश क्राइसिस, राइट। बांग्लादेश क्राइसिस को हम बांग्लादेश वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर में है। तो बांग्लादेश संकट की वजह से इन दोनों देशों के बीच फिर से वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान हमेशा इनिशिएट करता है, पाकिस्तान हमेशा पहले अटैक करता है, तभी वॉर शुरू होती है। तो अगेन पाकिस्तान ने पहले अटैक करा और हमने पाकिस्तान को फिर से इस वॉर में डिफीट करा। और इसके बाद अगेन 3 जुलाई 1972, 3rd of July 1972 दोनों देशों के बीच शिमला एग्रीमेंट होता है, दोनों देशों के बीच शिमला समझौता होता है, ताकि दोनों देशों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो, डिस्प्यूट क्लियर हो। और इस एग्रीमेंट को साइन करा था इंडिया की तरफ से भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान के उस समय बहुत बड़े नेता जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो जी, उन्होंने साइन करा था इसको, राइट। अगर हम 4th वॉर की बात करें तो 4th वॉर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप नाम ध्यान रखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चौथी लड़ाई लड़ी गई उसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये वॉर भी इंडिया जीता। इस वॉर के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को शुरू करने के लिए आगरा में बैठक हुई, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे के पॉइंट को लेकर सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे। तो उसे हम आगरा टॉक्स कहते हैं, राइट। आगरा वार्ता कहा जाता है हिंदी में, क्योंकि ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच 4 वॉर हैं और ये जो मैंने आपके फैक्ट्स बताए ये आपके एग्जाम में एज अ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक हमने नेगेटिव रिलेशन यानी कि डिस्प्यूट्स को एंड कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज को स्टडी करा। अब हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन के पॉजिटिव डायमेंशन क्या हैं, यानी कि कहां कहां हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन के कुछ पॉइंट नजर आते हैं। तो उसी प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हम एग्रीमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 1960 यानी कि 1960 इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की हेल्प के थ्रू करवाई गई इंडिया पाकिस्तान के बीच, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर के वाटर की शेयरिंग का जो मैटर है वो सॉल्व हो पाए। दूसरा डिस्प्यूट दूसरा एग्रीमेंट हम ताशकंद एग्रीमेंट के रूप में देखते हैं, जिसमें 1965 के वॉर के बाद उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच एक एग्रीमेंट होता है। देन 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ, उस वॉर के बाद हम देखते हैं शिमला एग्रीमेंट होता है, जो इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। 2001 में हम आगरा टॉक्स देखते हैं, जो कारगिल वॉर के बाद हुई। ये टॉक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो पंजाब है उसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो वहां पे करतारपुर साहिब है। तो यहां के सिख कम्युनिटी के लोगों को वहां तक एक पैसेज देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका मिसयूज किया, यहां से टेररिस्ट भेजना इंडिया में शुरू करा। पॉलिटिकल विजिट का मतलब होता है कि हमारे देश के नेता कई बार पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के देश के कई नेता कई बार इंडिया आते हैं, तो पॉलिटिकल विजिट से भी देशों के बीच रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करी जाती है। देन स्पोर्ट्स, दोनों देशों के बीच रिलेशन को बेटर रखने के लिए कई सारे तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जैसे हॉकी हो गई, इसके अलावा क्रिकेट हो गया एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साउथ एशियन कंट्रीज ने एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो कई बार शार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है इन दोनों देशों में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को एक्सप्लेन करें, तो आप एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल होंगे, जिसमें आप सबसे पहले उन दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट्स को बताएंगे, देन उसके बाद कोऑपरेशंस को बताएंगे एंड एक पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे कि आगे फ्यूचर में रिलेशन और बेटर हो सकती है अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और टेररिज्म को कम करे। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की डिस्प्यूट पर आया, कॉन्फ्लिक्ट पर आया, तो आपको वही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैंने पढ़ा है, उसमें कोऑपरेशन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ये हमारी कंटेम्परेरी साउथ एशिया की सीरीज का पहला पार्ट था। आई होप आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मिली होगी एंड आपको टॉपिक्स समझ में आए होंगे, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करा होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दें। आप उन नोट्स से भी इस चैप्टर को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और एग्जाम के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और आगे मिलते रहेंगे इन्हीं सारी सीरीज के थ्रू, इन्हीं सारी एजुकेटिव कोशिशों के थ्रू। थैंक यू सो मच।